एजुकेशन हब फॉर ऑल वन आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जीव विज्ञान का महासंग्राम आज से स्टार्ट हो गया है, जो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ रही है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो सेशन आप तैयार कर सीरीज को स्टार्ट करते हैं उसे पूरा कीजिए, फिर कोई नया कीजिएगा। इस तरह से करने से टाइम आपके पास नहीं बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उसे भी रेगुलर रखूँगा। साथ में मैं एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट का भी सीरीज लाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये एक आपका बिहार स्पेशल का आ रहा है प्रैक्टिस सेट, ये आपका जीव विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट मैं ला रहा हूँ। आज से ये कंटिन्यू रहेगा। डेली 50 to 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 50 क्वेश्चन अप्रोक्स हम लोग डेली करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जीव विज्ञान का महासंग्राम, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जीव विज्ञान में। महासंग्राम जीव विज्ञान पार्ट 1 करके हमारा ये आएगा, आपका थंबनेल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो भी नए छात्र छात्राएं जल्द से जल्द जुड़े और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और रही बात राज्य का, तो मैं उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा, सभी राज्यों का जो भी छूटा हुआ है। अब हमारा कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट में 2 प्रैक्टिस सेट आपका आ चुका है। एक पहला आपका बिहार एक परिचय इम्तियाज सर की जो है उससे मैं करवा रहा हूँ, उसे मैं पूरा लास्ट तक करूँगा। और दूसरा आपका ल्यूसेंट प्रैक्टिस सेट, जो आपका ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान है, उसमें हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट कर दिए हैं आज से, और ये कंटिन्यू रहेगा एग्जामिनेशन तक। और जाके आप लोग कमेंट करके बताएं और किसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ज़रूरी है, वो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट जीव विज्ञान का। ओके, तो हम लोग आज बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका बायोलॉजी का है, याद रखिएगा। बायोलॉजी, ओके, ये आपका आज का जो है बायो का हम लोग स्टार्ट किए हैं आज से। तो सबसे पहला इसमें आपका क्वेश्चन है, क्या जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? क्या है जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो ऑप्शन आपका दिए, इसे आप खुद से भी बनाएं और कमेंट कर आंसर भी बताएं, ठीक है, क्या सही है। और अपने एक कॉपी और पेन लेके बैठे और इसे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ऑप्शन बताऊंगा, लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? कोशिका या अंग या ऊतक या नाभिक? तो क्या होगा इसका आंसर आपका? कोशिका। इसका आंसर होगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही बात है, होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही बात है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है यानी उपस्थित होती है। तो आप अपना आंसर कर लें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती है। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादक कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग है
जो पादप यानी प्लांट में पाया जाता है लेकिन वो जंतु में नहीं पाया जाता, कोशिका में नहीं पाया जाता है, उसे हम, वो कौन सा है जो कि आपके पादप में पाया जाएगा लेकिन जंतु में नहीं पाया जाएगा, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो आप अपना आंसर कर लें अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यह किससे बना होता है? आपको बताना है कोशिका का जीवित अंश जो है वो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो कहलाता है वह किससे बना होता है। आपके सामने ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्र द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य से, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो आप अपना आंसर करें। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा डी, कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है कोशिकांग का जीवित अंश जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो 4 का आपका डी हो गया। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, सबसे ज़्यादा यानी 80% से भी अधिक जो है सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो सेल में सबसे अधिक पाया जाता है जल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 5 का। निम्नलिखित में से किन कोशिकांग में नाभिक नहीं होती है? मैंने आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। तो आप भी अपना आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आपका बी, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर में। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? किसे हम लोग कहते हैं? आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स और फैगोसोम्स। तो आप बनाएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। अब हम करते हैं निम्नलिखित में से 8 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? कौन अर्ध पारगम्य है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। आप अपना आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट भी कहा जाता है। किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो आप भी अपना चेक करें। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 10th नंबर में, देखते हैं 10th में क्या है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक। तो आप भी चेक कर लें। 10th का आपका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 11th नंबर में देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में जो हमारा मौजूद है कोशिका, उसमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका,
श्वेत रक्त कोशिका। तो अब आपको बताना है कि 11th का आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 11 का आपका आंसर हो गया ए। 12 नंबर देखते हैं क्या है 12th में। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। आपके सामने ऑप्शन है केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप चेक कर लें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। अब आइए हम लोग आते हैं 13 नंबर में। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन है आपके सामने बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा और वायरस। तो आपको आंसर बताना है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे क्या है कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। एक ए में आपका ऑप्शन है गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन और एल्ब्यूमिन। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या है। तो 14th का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिस्टोन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15th नंबर में। 15th में है आपका जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। आपको फुल फॉर्म बताना है डीएनए का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, तेजी से मत चले, मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 15 का ए। अब आते हैं 16 नंबर में। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो ए में आपका ऑप्शन है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। बी में है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। सी में है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। डी में है आपका केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह। तो आपका 16 का आंसर क्या होगा आप भी चेक कर लें। तो आपका 16 का आंसर होगा ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। 16 का आपका आंसर होगा ए। अब आते हैं 17 नंबर 17 में। डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है या हैं। डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडली होता है। या डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कूट, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। ए में दिया है आपका केवल 1 2 3, बी में दिया है 3 4 और सी में दिया है 1 3 4 और डी में दिया है केवल 4। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17th का ए, यानी 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 इसका सही आंसर है। अब आते हैं 18th नंबर में। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। कौन सा ऐसा चीज है जो कि डीएनए में मौजूद रहता है या पदार्थ है लेकिन वो आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। आपके सामने ऑप्शन है थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। आपको बताना है डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, थाइमीन।
थायमिन जो है आपका डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम लोग। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना। तो इसका ऑप्शन आप देख ले, चेक करें, तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको बताना है। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? केंद्रीय झिल्ली, कोशिका कला में या लाइसोसोम में या गुणसूत्रों में, क्या होते हैं? आप चेक करें। इसका आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी, गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स का जो पता लगाया, संरचना का पता लगाया था, किसने लगाया था? मॉर्गन ने, वाटसन और क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने या डी ब्रिज ने? आप चेक करें। 22 का आपका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। 22 का आपका बी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने या अल्ब्रेट कोसेल ने या फोबस लेवेने ने या वाटसन और क्रिक ने? डीएनए को अलग किसने किया? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत आइएगा कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने, लेकिन सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। 23 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सॉरी, नेक्स्ट है आपका 24। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किससे बने होते हैं? किसका बॉन्ड होता है ये बताना है आपको। 24 को हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा या संयोजकता बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या वांडर वॉल्स बलों द्वारा। तो आपको 24 का आंसर बताना है। 24 का चेक कर लीजिए। 24 का आंसर हो जाएगा आपका 24 का ए। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। ठीक है। 25 में आते हैं हम लोग। डीएनए के एक तंतुगछ स्ट्रैंड कहे, तंतुगछ मतलब स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिकता सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए स्थानांतरण, बी अनुलेखन, सी प्रतिकृतियन या डी उत्परिवर्तन। आपको आंसर बताना है 25 का आपका हो जाएगा बी, अनुलेखन। ओके। नेक्स्ट है 26। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ये डीएनए का जितना भी क्वेश्चन आपको है जो देखिए, डबल हेलिक्स या किससे सबसे पहले अलग किया, या प्रयोगशाला में डीएनए को सबसे पहले संश्लेषण किसने किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप नोटिस करके रखें। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में या दरोगा में, एसआई में ये पूछा जाता है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आपका बी, खुराना ने। नेक्स्ट आइए, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए जो कहते हैं हम लोग, डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। डीएनए करवाया जाता है, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में भी या कहीं पे भी डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। उंगली का छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त में सभी। 27 का आंसर बताएं, आप देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, यानी माता पिता के लिए भी, बलात्कारी के लिए भी और चोर के लिए भी डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो गया 28 पे। मैंने बोला था कि 50+ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए सभी को करना है। 28 में आपका है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए? या ई नंबर ऑप्शन में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं,
उपरोक्त में से एक से अधिक। ये पैटर्न आपके बीपीएससी का है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें रहता है ऑप्शन। तो चलिए आप लोग बनाए 28 का, बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 28 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, डीएनए। ओके। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO या XX, XX, XY। मतलब पुरुष में उसके पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र क्रोमोसोम संयोजन के लिए उत्तरदायी होता है? 29 का आपको आंसर बताना है। 29 का आप चेक कर ले। 29 का आपका हो जाएगा डी, XY क्रोमोसोम गुणसूत्र। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? माने मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ऑप्शन है पुरुष X व स्त्री X, पुरुष X व स्त्री Y, या पुरुष Y व स्त्री X, या पुरुष Y व स्त्री Y। तो आपका इसको ऑप्शन बताना है आपको। 30 का आपका आंसर हो जाएगा 30 का सी, पुरुष Y एवं स्त्री X तो बालक का जन्म होता है। पुरुष Y एवं स्त्री X तो आपका बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट है आपका शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का या केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या न समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन? आंसर इसका बताइए क्या होगा? 31 का। 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल समसूत्रण। अब आइए 32। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? माने क्रोमोसोम की आकृति का विज्ञान में अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, या जाइगोटीन में? आपको इसका आंसर बनाना है। 32 का आपका आंसर क्या होगा आप चेक कर लें। तो 32 का आपका आंसर होगा सी, मध्यावस्था में। आंसर होगा सी, मध्यावस्था में। अब आइए 33। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी विशेषता नहीं होती है आपको ये बताना है। विषाणु में डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, या कोशिका भित्ति की मौजूदगी? कौन सा एक विशेषता नहीं होता है आपको ये बताना है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा, 33 का आपका आंसर होगा डी। 33 का आंसर होगा डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है विषाणु में। विषाणुओं में होता है, क्या होता है? केवल डीएनए या केवल आरएनए, या तो आरएनए या डीएनए? आपको ये बताना है ऑप्शन क्या सही होगा। 34 का आप चेक कर ले। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, या तो आरएनए या डीएनए। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधों को संक्रमित करते हैं वो विषाणुओं में अधिकांशतः क्या पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, या केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए? तो आपको 35 का आंसर बताना है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए। आइए अब आते 36 नंबर में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं का, कवकों को, पादपों को। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यूपीएससी 2016 में पूछा है 1, 2, 3, एक जीवाणु को भी, कवकों को भी और पादपों को भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 नंबर।
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? आपको ये बताना है सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी। पोलियो की वायरस की, HTLV की, TMV की और HIV की। तो 37 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा C, TMV, टोबैको मोज़ैको वायरस जो है TMV की सबसे पहले खोज की गई थी वायरस की। अब आइए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन को भी समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 65 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था BPSC में कि एड्स विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, किससे होता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो एक दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था नेक्स्ट टाइम जो हुआ था। तो एड्स क्वेश्चन में भी आंसर है, तो क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिए, साथ में आंसर को भी सोल्व कीजिए। तो एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा, विषाणु HIV के द्वारा होता है। जो है ये कौन सा विषाणु है आपको बताना है। रेट्रोवायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, या अरबो वायरस, या लेंटे वायरस, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। 38 का आपका हो जाएगा, 38 का आंसर A, रेट्रोवायरस। आइए नेक्स्ट देखते हैं 39। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ एक रोग है, डिजीज है, जो जंतुओं में होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजुआ के कारण, या विषाणु के कारण। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा A, ये जीवाणु के कारण जंतुओं में होने वाली रोग फूट एंड माउथ जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 40 नंबर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। इबोला क्या है? इबोला क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। इबोला क्या है? सॉरी, 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा A, वायरस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 41। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, तो मुझे बनाने में भी वीडियो मजा आएगा। और आप लोग लाइक जरूर करें, लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलिए 41। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या ईस्ट। ये तो सबको पता होगा। इसका 41 का आपका आंसर हो जाएगा C, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है आपका 42। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? साल्मोनेला, राइजोबियम या स्यूडोमोनास और इकोलाई। आपको बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। 42 का आपका आंसर हो जाएगा B, राइजोबियम, जो कि आप देखते हैं दलहन पौधों में सिम्बियोटिक कीटाणु, जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो अभी मैंने बोला था दलहन, तो आप देखेंगे मटर में, गेहूं में, मक्का में, जई में। आपको बताना है क्या होगा। 43 का ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? 43 का A होगा। 44। फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं मृतोपजीवी, प्रोटोघटनी या सहजीवी या प्राश्रयी। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का C, सहजीवी। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास।
तो आपको 45 का आंसर बताना है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर हो जाएगा डी, स्यूडोमोनास। इसी तरह से हम लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका स्यूडोमोनास 45 का। आइए 46 देखते हैं। प्रशीतन यानी क्या होता है? प्रशीतन माने रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है इसके बारे में हम तो आइए प्रशीत जो है आपका खाद्य परीक्षण में क्या करता है? परिरक्षण में मदद करता है। ठीक है, तो प्रशीतन आपके खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कैसे करता है आपको बताना है। जीवाणुओं को मारकर या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम कर या एंजाइम क्रिया नष्ट कर या खाद्य पदार्थ को बर्फ की तरह से ढक कर। तो आपको इसका आंसर बताना है 47 नंबर बी। ये क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे।